नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है सब लोग प्यार मोहब्बत और खैरियत से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 23 अक्टूबर 2018 की। बेंगलोर की ये बात है। वहां पे कस्टमर केयर का ऑफिस होता है जहां पे काफी लोग काम करते हैं। रात के बजे हैं पौने बारह बजे 7th फ्लोर पे एक बंदा काम कर रहा होता है। वहां उसके पास में एक पियोन जाता है 7th फ्लोर पे, और उस बंदे के पास में जाके पियोन बोलता है कि सर, आपसे मिलने के लिए दो बंदे आए हैं जो नीचे वेटिंग एरिया में बैठे। पहले तो उस एम्प्लॉय को अजीब लगा कि रात के 12:15 बजे कौन मिलने के लिए आ गया, लेकिन कई बार उसके रिश्तेदार फ्रेंड आ जाते थे। रिश्तेदार तो क्या, उसके फ्रेंड कई बार आ जाते थे। तो उसने सोचा कोई फ्रेंड होगा, चलो मिलते हैं, देखते हैं कौन है। वो नीचे चला जाता है। जब वो जाता है तो देखता है दो आदमी बैठे हैं। वो उनको पहचानने की कोशिश करता है लेकिन पहचान नहीं पाता, क्योंकि पहले वो उनसे कभी मिला ही नहीं था सच में। उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और उस एम्प्लॉय की तरफ बोलता है, हेलो मिस्टर तरुण, हाउ आर यू। जब उस एम्प्लॉय ने तरुण नाम सुना तो वो सक पका गया। ये कौन लोग हैं जो मुझे तरुण नाम से बोल रहे हैं, क्योंकि 15 साल से उसको किसी ने तरुण नाम से नहीं पुकारा। वो परवीन भटेले नाम से 15 साल से वहां बेंगलोर में रह रहा था। उसके साथ के जितने भी एम्प्लॉय वो परवीन भटेले नाम से उसको जानते। तो उसको झटका लगा कि यार, ये कौन लोग आ गए जो मेरे को मिस्टर तरुण कह के बोल रहे हैं। कौन है ये? मैं तो 15 साल से 15 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है। 15 साल से मुझे किसी ने तरुण नाम से नहीं पुकारा। तो हो ना हो ये 15 साल के पहले के कोई है। वो डर गया, उसके पसीना पसीना आ गया। वो जो दो बंदे थे उसमें से जिसने मिस्टर तरुण का, उसने हाथ बढ़ाया। उसने जब हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो एम्प्लॉय सक पकाया हुआ था। उसका जो तरुण नाम था, जिसको अब परवीन बधेले भटेले नाम से जानते थे सब लोग, वो डर चुका था। तो उसने हाथ मिलाया तो सामने वाले बंदा है वो उसके हाथ में जो ये रिंग पहनते हैं इस उंगली को टटोल रहा था, इसको चेक कर रहा था। फिर वो जो बंदे आए थे मिलने के लिए वो कहते हैं कि मिस्टर तरुण, योर गेम इज ओवर। तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा, पर्दाफाश हो चुका है। वो दोनों उसको लेके जाते हैं 7th फ्लोर से नीचे। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। एक्चुअल में वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के होते हैं जो अहमदाबाद से आए थे उसको ढूंढते ढूंढते। अब उसने क्या गुनाह किया 15 साल पहले, उसको लेके जाते हैं। ये कहानी थी, एक कहानी। अब बात करते हैं दूसरी कहानी। वो है 14 फरवरी 2003 की बात, 15 साल पहले की बात, जब वो परवीन भटेले तरुण हुआ करता था। ये उस टाइम की बात है। तरुण की अरेंज मैरिज होती है उस टाइम में, 2003 में। 14 फरवरी की ये बात है। 3 महीने उसकी शादी को हुए थे। सजनी नाम की उसकी वाइफ थी। दिसंबर 2002 में उनकी शादी हुई थी। तरुण एक पीटी का टीचर था, स्पोर्ट्स पर्सन था, वॉलीबॉल का कोच था। और जो सजनी थी वो बैंक एग्जीक्यूटिव थी, बैंक में वो नौकरी करती थी। दोनों केरला के रहने वाले थे। तो तरुण ये कहता था कि मैं कई बार जब बाहर जाता हूं वॉलीबॉल के चक्कर में, तो पीछे से तू घर पे अकेली मत रहा कर, तू अपने पीहर चली जाया कर, क्योंकि यहाँ पे आजकल लूटपाट मर्डर ये सब ज्यादा होते हैं। तो वो भी
अपने पियर में चली जाती थी, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहते थे। जब वो मिस्टर तरुण वापस आता था वो वापस आ जाती। एक दिन वो अपने पापा के वहां गई हुई थी, 5 फरवरी की ये बात है। वो अपने पापा से बोलती है कि पापा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। पापा को बड़ा अजीब लगा। पापा ने पूछा, बेटी दामाद जी क्या अच्छे से नहीं रखते हैं? उसने कहा, नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन बाप को क्या पेट्रोल कैसे? लेकिन पापा ने पेट्रोल डला दिया। वो अपने घर आ जाती है। फिर 14 फरवरी 2003 को वैलेंटाइन डे के दिन शाम को 7:30 बजे सजनी की बात उसकी बहन से होती है। दोनों 15-20 मिनट बात करते हैं, जो दो बहनें करती हैं नॉर्मली, घर की या चुगली जो भी वो करती है। 2 घंटे बाद तरुण का फोन सजनी के पीहर में जाता है और वो बोलता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए, सजनी की तबीयत बड़ी खराब है, बहुत सीरियस है। उसके घर वाले पीहर वाले सजनी के डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी बड़ी बेटी से। उसके बाद में वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तरुण बड़ा रोता है। सबको लगता है कि बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले उसकी शादी हुई, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई एक तरह से। वो बड़ा पागल सा हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। अगले दिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें था कि किसी ने गला दबा के उसको मार दिया है। पोस्टमार्टम के टाइम में आग देने की जो विधि होती है उसमें वो तरुण ही आग देता, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो तरुण के बड़े भाई ने मुखाग्नि दी और दाह संस्कार हो गया। तरुण की कंडीशन कुछ ठीक नहीं। सब लोगों ने कहा कि ये मेंटली परेशान है, तो उसको डॉक्टर के वहां लेके जाते हैं। पुलिस की नजर तरुण के ऊपर थी, क्योंकि कभी तरुण कहता कि ये लुटेरों ने इसको मार दिया, कभी कहता है कि बीमारी की वजह से मर गई, मतलब वो बात को घुमा रहा था। तरुण को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, दिमाग वाले डॉक्टर को, उसको एडमिट किया जाता है। 15 को तरुण को एडमिट किया जाता है। 16 की शाम को तरुण के बड़े भाई ने पुलिस को फोन करके बताया कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। अब पुलिस को भी बड़ा अजीब लगा कि ये गायब कैसे हो गया। अब हो ना हो शक तरुण के ऊपर ही बढ़ गया, क्योंकि तरुण के ऊपर शक तो पहले से था। अब वो भाग गया वहां से, शक यकीन में बदल गया एक तरह से। लेकिन तरुण कहीं मिला ही नहीं। तरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तरुण कहीं मिला ही नहीं। पुलिस के ऊपर भी दबाव कि आप लोग क्या कर रहे हो। सजनी के पीहर वालों ने कहा कि भाई वो उसने मेरी बेटे का मर्डर किया है और वो हॉस्पिटल से इस तरह से भाग गया, इसका मतलब आपकी कमी है, आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। तो होना वो पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया। 3 साल बीत चुके हैं। 2006 में वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उनसे वो फैमिली मिलती है, उसके पीहर वाले मिलते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारी बेटी की मौत हो गई और जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल से फरार हो गया, तो 3 साल बीत चुके हैं, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो मोदी जी ने भी पुलिस को कहा कि इनके केस पे जोर दिया जाए, उसको पकड़ा जाए। और तरुण के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया कि भाई कोई भी अगर तरुण की इंफॉर्मेशन देगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है जी। तरुण को ढूंढ रही थी पुलिस। अब पुलिस ने तरुण के
परिवार, रिश्तेदार, सबको टटोल लिया। उनकी किन किन से बात होती है वो चीजें भी ढूंढ ली। फिर वो ढूंढते हैं कि इसका किसी के साथ में अफेयर तो नहीं था। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं 16 तारीख को। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको, तो उसने बताया कि मेरे पास में फोन आया था कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं किसी हत्यारे के साथ में अपना जीवन यापन नहीं करूं। तो बात यह है कि जब उस गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी तो भैया अरेंज मैरिज क्यों की? पहले ही मना कर देते। किसी का मर्डर क्यों किया? आप पहले मना कर देते। लेकिन तरुण का दिमाग, उसके दिमाग ने जितना काम किया उसने वैसे ही वो किया। तरुण के मम्मी और पापा केरला में रह रहे थे। अब उनके नंबर को भी सर्च किया जा रहा था, सर्विलांस पे था, पूरी निगरानी थी। पता चलता है कि एक दिन वो अपने पापा से मिलने जाता है। पापा कहते हैं कि अरे तू यहां क्यों आया है तरुण, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है, तू जल्दी से चला जा, नहीं पुलिस तेरे को पकड़ लेगी। और उसके अगले दिन 2009 में तरुण के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। धीरे धीरे 2016 आ गया। तरुण की मां एमपी में रह रही थी, अब एक बेटा अहमदाबाद में। तरुण की मां अकेली रह रही थी। पुलिस ने तरुण की फैमिली से जुड़े हुए करीब 4000 नंबर को सर्विलांस पे रख रखा था, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव था। वक्त बीत रहा था, अधिकारी चेंज हो रहे थे, नया अधिकारी आए, उस केस के बारे में जरूर बात करें कि उस केस के बारे में क्या अपडेट है। महीने में एक बार जब भी मीटिंग होती उस केस के बारे में बात जरूर होती थी। अब पुलिस की छवि भी खराब हो रही। इतने साल से तुम लोगों ने एक हत्यारे को पकड़ा नहीं, तो पुलिस की भी इमेज खराब हो रही। 4000 नंबर पे वो लगे हुए हैं। उसके बाद में एक दिन उसकी जो अम्मा होती है, वो अनम्मा नाम होता है, रिटायर्ड नर्स होती है। एक दिन उसकी मां के फोन पे एक लैंडलाइन से फोन आता है। अब पुलिस सर्च कर रही थी सबको। पुलिस ने उसके भाई के नंबर को भी सर्विलांस पे रख रखा था और मां के नंबर को भी। बाकी जो रिश्तेदार थे उनके नंबर पे कुछ मिला नहीं। भाई अपना अहमदाबाद में बढ़िया काम कर रहा था, पिता एक्सपायर हो चुके थे। हो ना हो पुलिस को ये यकीन था कि ये अपनी मां से जरूर बात करता है। अब मां के नंबर पे पहले कभी ऐसा कोई फोन नहीं आया जिसके ऊपर शक किया जाए। लेकिन 2018 में बेंगलुरु से एक लैंडलाइन के नंबर से फोन आता है। अब पुलिस को यह पता लग जाता कि लैंडलाइन से आया है। जब इंक्वायरी की गई तो पता चलता है ये बेंगलुरु के कस्टमर केयर का जो ऑफिस है वहां का नंबर है। पुलिस फिर, यार कस्टमर केयर ऑफिस से इस बूढ़ी औरत को फोन क्यों किया गया? पुलिस ने दिमाग लगाया, बोले यार हो सकता है ये वो तरुणी है। उससे पहले जब पुलिस वाले इसकी गर्लफ्रेंड से मिले थे, ये 2-4 बार मिले, तो उसने एक बार ये बताया था कि दिल्ली में मेरे कुछ दोस्तों ने तरुण जैसे आदमी को देखा था। पुलिस ने दिल्ली में भी उस टाइम सर्च किया लेकिन कुछ मिला नहीं। तो
पुलिस अब बेंगलुरु जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद से बेंगलुरु के लिए निकलती है 22 अक्टूबर 2018 को। वहां जाके वो जो कस्टमर केयर का ऑफिस था, बेंगलुरु पुलिस वालों से मिलती है, उनको वो बात बताते हैं जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, और वो वहां जाते हैं और कहते हैं कि जी आपके जो जितने भी एम्प्लॉय हैं हमें उनकी लिस्ट चाहिए। वो ये बताते नहीं है कि पर्टिकुलर कोई हमें एक आदमी चाहिए, क्योंकि उससे तो वो फिर सचेत हो जाता। बोले सर ये सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से एचआर टीम को बोलते हैं, एचआर टीम उनको लिस्ट दे देती है। उस लिस्ट में तरुण नाम का कोई बंदा नहीं, लेकिन वहां एक मिलता है नाम, परवीन भटेले। परवीन भटेले का नाम जब वो देखते हैं तो याद आता है ये परवीन भटेले नाम का बंदा और एक निशा नाम की लड़की, इन दोनों की उस तरुण की मां से बात होती है। अब फिर पुलिस सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि इस तरुण से मिला जाए। तरुण से मिलते हैं, वो 7th फ्लोर पे होता है, वहां से वो नीचे आता है, पियोन बोलता है तो वो नीचे आते हैं। वो हाथ मिलाते हैं तो वे उंगली चेक करते हैं, क्योंकि एक बार तरुण जब वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसकी एक जो रिंग पहनने वाली उंगली होती है टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, आम आदमियों की तरह नॉर्मल नहीं होती। इसलिए उन्होंने वहां हाथ मिलाया था, चेक किया था और कंफर्म हो गया था कि ये तरुणी है। उसको फिर वो पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस उससे पूछती है तो उसने बताया कि मैं मर्डर करने के बाद में मेरी गर्लफ्रेंड से मिला था, उसके बाद में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में करीब 4 दिन बाद में ही मैं वहां भी कस्टमर केयर पे काम करने लग गया था। वहां से फिर मैं बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु में मेरे को निशा नाम की लड़की मिलती है, उसको मैंने बताया कि मैं अनाथ हूं और मैं सॉरी पुणे में, वो पहले पुणे में जाता है तो निशा नाम की लड़की मिलती है, उसको बताता है कि मैं अनाथ हूं, मेरा नाम परवीन भटेले है। दोनों में प्यार होता है, शादी कर लेते हैं। 2009-10 में बेंगलुरु आ जाते हैं, उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उस निशा को भी नहीं पता कि एक्चुअल में इसका तरुण नाम है और इसका पास्ट इस तरह से इसने मर्डर भी किया है अपनी बीवी का, उसको नहीं पता, क्योंकि वो तो परवीन भटेले नाम से रहता था। अब पुलिस ने उसको पूछा कि भैया ये परवीन भटेले नाम ही क्यों रखा, तो बताता है कि मेरा एक मित्र है एमपी में, मैं उसके पास में गया था एक बार मर्डर करने के बाद में, उसका नाम परवीन भटेले है, वो वहां पे कोचिंग सेंटर चलाता था, तो मैंने भी कुछ टाइम वहां काम किया। उसके बाद में मैंने चुपके से उसके पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, उसमें उसकी फोटो हटा के मैंने अपनी फोटो लगा दी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो उस फर्जी पासपोर्ट से 2 बार यूएस भी जाके आ चुका है। मतलब उसको वहां भी नहीं पकड़ा गया, उसने फोटो अपनी लगा ली थी और वो यूएस भी जाके आया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स परवीन भटेले नाम से। जब निशा को पता लगा तो निशा भी कि मैंने किस आदमी के साथ में शादी की है। दोस्तों वो जिससे प्यार करता था उससे उसकी शादी नहीं हुई, उसके चक्कर में मर्डर कर दिया, हत्यारा बन गया। अब पुलिस पकड़ के ले गई। उस तरुण की मां ने एक अलग से सिम और ले रखी थी, जिसके ऊपर सिर्फ वो तरुण ही बात करता था और कोई रिश्तेदार कोई नहीं करता था। तो वो नंबर क्राइम ब्रांच वालों की सर्च में आया नहीं, क्योंकि कोई उस पर बात ही नहीं करता था। और वो किसी दूर के रिलेटिव के नाम से ले रखी थी, और वो जो दूर का जो रिलेटिव था उसका नाम उन 4,000 जो नंबर थे उनमें भी नहीं था, वो इतनी दूर का था।
अगर तरुण उस दिन लैंडलाइन से फोन नहीं करता, उसने कोशिश मोबाइल पे फोन करने की थी लेकिन मोबाइल पे मिला नहीं, मां की उसको चिंता हो रही थी, तो उसने लैंडलाइन से फोन कर दिया। अगर वो नहीं करता तो शायद वो पकड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि उसने सारे डॉक्यूमेंट तो परवीन भटेले नाम से बना रखे थे, फोटो उसकी थी, मिलना जुलना उसने बंद कर रखा था, उसने तो अपनी एक नई जिंदगी वहां शुरू कर रखी थी। अगर वो लैंडलाइन से फोन नहीं करता तो वो शायद पकड़ में नहीं आता। उसने भी पुलिस को पूछा कि सर, आपने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा क्लू दिया, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई कि आपने मुझे पकड़ लिया। पुलिस वाले ने बताया, मिस्टर तरुण, अगर तुम उस दिन लैंडलाइन से बात नहीं करते तो शायद हम तुम तक पहुंच ही ना पाते। उसको भी समझ में आया कि कस्टमर केयर वाला उस बूढ़ी औरत को फोन क्यों करेगा। पुलिस ने पुलिस के रेडार में थी उसकी मां, पूरी निगाह थी, इसलिए वो पकड़ा गया। दोस्तों, गुनहगार गुनाह करने के बाद में कितना भी शातिर बन जाए, पुलिस अगर वाकई में मेहनत करे तो छोड़ेगी नहीं। तो पुलिस ने सोच लिया कि छोड़ो, अपन को क्या करना है, तो एक अलग बात है, अदरवाइज पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हर गुनहगार कोई न कोई क्लू दे के जाता है, कितना भी समझदार। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।